हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में क्या करते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये एनिमल्स के डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और फूड में जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होता है एनिमल में। तो एनिमल के एलिमेंट्री कनाल में। ये एनिमल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल के एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होते हैं और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन मतलब ये भोजन को एनिमल जो भी कुछ खाता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में और उसको एब्जॉर्ब करने में। मतलब जब फूड बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है तब एक जगह उसमें जो भी फूड्स में न्यूट्रिशन होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है एब्जॉर्प्शन में। अब ह्यूमन बींग मतलब हमारे हेल्थ के लिए हमारे बॉडी में कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में पढ़ रहे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस में प्रेजेंट है, एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ह्यूमन के लार्ज इंस्टेटाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? लार्ज इंस्टेटाइन में। और ये किस चीज में हेल्प करता है? बोवेल मूवमेंट में। आप सोच रहे होंगे ह्यूमन तो समझ गए कि हम लोगों के, लार्ज इंस्टेटाइन तो समझ गए, लेकिन ये बोवेल मूवमेंट क्या होता है? बोवेल मूवमेंट होता है कि हमारा बॉडी जब बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है तो लास्ट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन उस फूड में रहते हैं वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ले लेता है। और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा वेली प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे वेन प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड को लेकर के हमारे बॉडी के अलग अलग जगह पे पहुंचाता है जहाँ की हमारे फूड्स की नीड होती है। और जो भी फिर वो लार्ज इंस्टेटाइन से जब गुजरता है तो उसमें भी जो भी कुछ बचा रहता है वो भी एब्जॉर्ब होता है और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बोवेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल बढ़ जाता है, फूड में जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिससे हमारे बॉडी की कोई भी नीड नहीं रहती है उसे हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं बोवेल मूवमेंट। बाहर निकालने के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग बोवेल मूवमेंट। अब हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है किसी एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के, किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना या उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना या उसकी ग्रोथ को, वो जो ग्रोथ करता है उसकी ग्रोथ को रोक देना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। एंटीबायोटिक्स एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स का नाम है जो कि ऑब्टेन होता है फंगस से। कौन से फंगस से? तो पेनिसिलियम
नोटेटम। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक्स है वो फंगस से मिलता है। कौन से फंगस से? तो पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम नाम का एक फंगस है जो कि जिसका यूज हम लोग करते हैं पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मीन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये हमारे बॉडी का, इसे हम लोग बोलते हैं आर्मी ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? आर्मी ऑफ द बॉडी या सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ बॉडी या आर्मी, इसे हम अपने बॉडी का आर्मी ऑफ द बॉडी, इसे हम अपने बॉडी का आर्मी बोलते हैं या सोल्जर बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये किस तरह वर्क करता है? यदि हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये उसे आइडेंटिफाई करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। एंटीबॉडीज जो होता है वो उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। उसे पहचानने में, यदि फर्स्ट टाइम में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है तो उसे पहचानने में बहुत टाइम लगता है और फिर उसे पहचान करके फिर हमारा बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद वो जानता है कि इसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। वो अलग अलग वे से उसे डिस्ट्रॉय करने के ट्राई करता है और जिस वे से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम में जब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है तो हम लोग उसे जल्दी पहचान जाते हैं। पहले अगर 2 दिन में फर्स्ट टाइम when microorganisms enter our body, then our antibodies take 2 days to destroy. फर्स्ट टाइम यदि हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो यदि उसे 2 दिन में डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से हमारी बॉडी में आया तो उसे 2 गुना जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे पहले 2 दिन में लगा तो उसके बाद सेकेंड टाइम जब आएगा हमारे बॉडी में तब हम उसे एक ही दिन में डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक दिन में या उससे भी कम समय में डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि उस टाइम जो हमारा एंटीबॉडीज रहता है वो उसे पहचान गया रहता है कि अगर इस तरीके का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास आया तो हम उसे किस तरह से पहचानेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय करने का वे क्या है, ये सब हमारा एंटीबॉडीज जान चुका रहता है। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज WBC होता है। WBC को ही हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। WBC क्या है? WBC है व्हाइट ब्लड सेल। ये वेन में हर जगह घूमता रहता है, जहां दिखता है कि यहाँ पर कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के सेल को इफेक्ट कर रहा है, वहां ये चारों तरफ, जैसे ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी में एंटर किया, हमारे बॉडी में ये हमारे बॉडी का स्किन है, इसके अंदर ये एंटर कर चुका है। फिर हमारा जो वेन हर जगह से गुजरता है, जब यहाँ से गुजरा तो ये पहचान गया कि अरे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया है। फिर क्या करता है? पहले वो चारों तरफ घेराबंदी कर लेता है, चारों तरफ घेरा बना लेता है। अब वो इसे पहचानता है कि ये अच्छा है या खराब है। अगर वो अच्छा रहता है तो फिर उसे जाने देता है, नहीं अगर खराब रहता है तो उसे घेरे रहता है और फिर उस पर अलग अलग वे से अटैक करता है। अटैक करने के बाद फिर इसे डिस्ट्रॉय, जब अगर किसी एक बेस पर शूट कर गया तो उस वजह से इसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फर्स्ट टाइम
आता है जो डिस्ट्रॉय करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब तक हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं ये मल्टीप्लाई भी तो होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये अपना भी तो मल्टीप्लीकेशन करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ इसको न्यूट्रिशन मिल गया तो ये अपना संख्या बढ़ाने लग जाता है। हमारा बॉडी तब सबको घेरने लग जाता है एंटीबॉडीज, फिर सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, टाइम लग जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में जब आता है तो एक ही आया तुरंत किए खत्म, मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी को हम लोग इम्यूनिटी भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम में आया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था डिस्ट्रॉय करने में, सेकेंड टाइम आया जल्दी कर लिया, किसकी वजह से? इम्यूनिटी की वजह से। इसलिए बोला जाता है इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। इम्यूनिटी मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, हम उसे कितना जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे अभी जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम वो हमारे बॉडी में वो वायरस, कोरोना वायरस एंटर करता था तो हमारा बॉडी उसे जल्दी पहचान नहीं पा रहा था कि ये किस तरीके का, क्योंकि वो नया था हमारे इंडिया में, दूसरे फॉरेन बीमारी था। तो हमारे इंडिया में जब आया था कोई उसे पहचान, हमारा एंटीबॉडी से उसे नहीं पहचान पा रहा था, तो उसे डिस्ट्रॉय करने में टाइम लगता था, फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपना संख्या बढ़ाने जा रहा था और वो भी डिस्ट्रॉय करता था। वो जो वायरस है वो भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है हमारे एंटीबॉडीज को, हमारा एंटीबॉडीज चाहता है उस वायरस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा फैल गया था, पूरे इंडिया में फैल चुका था। लेकिन जब हम लोगों ने वैक्सीन लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक वही है हम लोगों का, वैक्सीन। जब वैक्सीन लिए, वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में होता है वीक और किल। हमारे बॉडीज में वीक मतलब कमजोर, कोई कमजोर माइक्रो और कमजोर कोरोना वायरस को या मरा हुआ कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है। किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। मतलब कि हमें अगर कोई बीमारी हुआ है तो हमें दवा भी वही बीमारी देता है, उसी बीमारी को, मतलब वही और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसको कमजोर बना देते हैं, हम लोग उसे अलग अलग वे से कमजोर बनाते हैं, या तो फिर उसे मार करके उसे हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू भेज दिया जाता है और उसे हमारा एंटीबॉडीज जल्दी उसे मार देता है, क्योंकि वो कमजोर रहता है या मरा हुआ रहता है, उसे हमारा बॉडी जल्दी मार देता है। इससे क्या होता है? इससे हमारे एंटीबॉडीज को एक आइडिया मिल जाता है कि अगर इस टाइप का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में नेक्स्ट टाइम आया तो इसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जैसे जब हमने वैक्सीनेशन लिया, फिर कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म हो गया। ये कोरोना मतलब ये वैक्सीनेशन जो होता है ये 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा? एक होता है इनोकुलेशन, एक होता है ऑरली। और एक होता है ऑरली। इनोकुलेशन मतलब इंजेक्शन के थ्रू, हम लोग वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, और ऑरली मतलब मुंह में डाल करके भी लिया जाता है वैक्सीनेशन। तो ये 2 तरीके से वैक्सीनेशन होता है। आप लोग सुने होंगे कि जब वैक्सीन लिया जाता था तो इंसान 2 दिनों तक बीमार रहता था, फीवर हो जाता था, उन्हें बुखार आ जाता था। क्यों आता था? जब हमारा ये वायरस है, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारा एंटीबॉडीज है, इस दोनों में क्या होता था? झगड़ा होता था। झगड़ा होने से क्या होता है? यदि हम इस दोनों हाथों को रब करें तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने का मतलब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। यही होता था इसके साथ भी, हीट प्रोड्यूस होता था। और हीट जब पूरे बॉडी में फैलता था, पूरे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता था, तब हमें हो जाता था फीवर। फीवर का मतलब क्या हुआ? फीवर का मतलब हुआ हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, उसी को फीवर कहते हैं। तो जब ये दोनों झगड़ा करता था, दोनों में जब फाइटिंग चलती थी, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज हो जाने के कारण हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा था।
इसलिए जब हम लोगों ने वैक्सीन लिए थे तो 2 दिन तक हम लोगों को फीवर रहता था, क्योंकि 2 दिन तक कोरोना वायरस से और हमारे एंटीबॉडीज से बीच में टक्कर चल रहा था, दोनों में झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसलिए कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि यदि आपको वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको बुखार आ गया, अगर आपको फीवर आ गया, तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो वैक्सीन है वो आप पर सूट कर दी है, वरना किसी किसी पर नहीं भी करता था, तो उसको लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब कि वो जो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हमारे बॉडी में गया, हमारा बॉडी जो है वो उसे झगड़ा ही नहीं कर पाया, और उसके पास इतना एनर्जी ही नहीं था। वो जो किल्ड कोरोना वायरस हमारे बॉडी में डाला गया, उसके पास इतना एनर्जी ही नहीं था कि वो हमारे एंटीबॉडी से झगड़ा कर सके। इसलिए वो जो होता है तो वो हमारे बॉडी पर सूट नहीं कर पाता, इसलिए वो वैक्सीन हमारे बॉडी पर सूट नहीं कर रहा था। फिर हमें दोबारा इंजेक्शन लेना पड़ता था, दोबारा वैक्सीन लेना पड़ता था। वैक्सीन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके से, एक होता है इनकोल्यूशन, एक होता है ऑरली। इनकोल्यूशन मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू लेना, ऑरली मतलब मुंह के थ्रू लेना। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें ये पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर मतलब खेती में, हम लोग खेती करते हैं। भारत खेती करने में फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर आते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, पहले बताते कि प्लांट किस तरह अपना फूड बनाता है। ये हो गया रूट, ये है सन। सन से प्लांट्स को क्या मिलता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी मिलती है। और हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन सूर्य की रोशनी के द्वारा ही बनाते हैं। सूर्य की जो रोशनी होती है, सनलाइट जो होता है, वो लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो ट्रैप कर लेता है, उसे ले लेता है, और फिर क्या करता है, वो इस सॉइल में होता है वाटर प्रेजेंट। क्या होता है, वाटर। वाटर हम लोग किसके थ्रू वाटर प्लांट्स में डालते हैं, इरिगेशन के थ्रू। इरिगेशन मतलब सिंचाई करते हैं खेतों की। इससे क्या होता है, इससे खेतों को, पेड़ों को पानी मिलता है। तो हम रूट ने वाटर ले लिया, और क्या लेता है रूट से, और लेता है न्यूट्रिएंट्स। और लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि रूट से वाटर लेते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। लीव्स के पास खुद होता है क्लोरोफिल। लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए पिगमेंट दैट गिव ग्रीन कलर टू प्लांट्स, जो कि ग्रीन कलर देता है, हमारे प्लांट को प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर, जो होता है क्लोरोफिल, और उसमें वो ले लेता है सनलाइट। लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट, उसे किचन बोला जाता है। और फिर ये सारा चीज लेकर के ये भोजन बनाता है। तो हम लोग यहाँ फोटोसिंथेसिस तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। हम लोग को सिर्फ पढ़ना अभी रूट्स के बारे में। रूट्स में सॉइल रहता है। हम लोगों ने वाटर से ले लिया। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन में
पहला आ जाता है नाइट्रोजन। दूसरा आता है फॉस्फोरस। और तीसरा आता है पोटेशियम। हमारा प्लांट्स रूट से लेता है वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन टोटल 78% है। टोटल नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। तो क्या ये सारा नाइट्रोजन हमारा, क्या यही 78% नाइट्रोजन हमारा प्लांट यूज करता है? तो नहीं, ये जो होता है, ये जो 78% नाइट्रोजन है, इसे हमारा प्लांट बिल्कुल यूज नहीं करता। उसे वो सिंपलर वे में कन्वर्ट करके उसके बाद यूज करता है। जैसे आपका हाथ अगर कोई पीछे ऐसे डाल के बांध दिया गया, मुंह को बंद कर दिया गया और आपके सामने बहुत सारा खाना देख दिया गया, क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ बंद है, मुंह बंद है, आप कैसे खाएंगे? ठीक उसी तरह प्लांट्स के साथ भी होता है। प्लांट्स के चारों तरफ इन्वायरमेंट में हर जगह नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो नाइट्रोजन प्लांट यूज नहीं कर पाता है। उसे यूज करने के लिए नाइट्रोजन को सिंपलर वे में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे प्लांट यूज कर सके। हमें हमारा हाथ अगर बांधा रहेगा तो हाथ को खोलना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा, तभी तो हम खाना खा पाएंगे। ठीक उसी तरह नाइट्रोजन, इसी तरह प्लांट्स को हेल्प करता है कौन? प्लांट्स के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज, जो कि इस एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसे वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलर फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसे प्लांट यूज कर सके, जिसे प्लांट यूज कर सके, सिंपलर वे में कन्वर्ट करता है और जिसे प्लांट आसानी से यूज कर लेती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंगस होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं। फ्री स्टेट में का मतलब कि वो सिर्फ प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दिया, मतलब नाइट्रोजन को सिंपलर वे में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दिया, लेकिन उसके बदले वो से कुछ नहीं लिया। क्या अगर ये बैक्टीरिया इसको दे रहा है तो क्या इसके बदले इससे कुछ ले रहा है? कुछ नहीं लिया। तो इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट का कौन सा एग्जांपल है? फ्री स्टेट का एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया दैट लिव इन फ्री स्टेट। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सर्वाइव कर लेता है। वो खुद ही प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, उसे सिंपलर वे में कन्वर्ट करता है, उसे वो प्लांट्स को दे देता है, रूट्स को दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंपलर वे में नहीं रहते। वो किस में रहते हैं? वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। आप लोगों ने शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि एक ये प्लांट एक दूसरा होस्ट भी प्लांट है। प्लांट, ये होस्ट प्लांट जो है वो भी प्लांट को कुछ दे रहा है और ये प्लांट उसके बदले उसको भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री स्टेट में नहीं रहते, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लिए और सिंपलर वे में कन्वर्ट करके किसको दे दिए? रूट्स को दे दिए। रूट्स का मतलब प्लांट्स को दे दिए। और प्लांट्स भोजन अपना तैयार किया और फिर जो भी इसको फूड की जरूरत हुई, जितना फूड की जरूरत हुआ तो उसको फूड दे दिया, एक दूसरे का हेल्प कर दिया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला होता है राइजोबियम और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया।
also called cyanobacteria. ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। और ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है वह इसके बदले वो इससे कुछ लेता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं, वो प्लांट से कुछ भी नहीं लेते, वो सिर्फ उसी का हेल्प करते हैं, बदले में कुछ भी नहीं लेते, नथिंग। अब बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है, इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, साफ रखती है। अब जैसे कोई प्लांट्स अपना लीव्स को सेट करता है, मतलब वो अपने पत्ते को झाड़ता है, उसका पत्ते टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब अगर उसे कोई साफ ना करे तो क्या वो कचरा नहीं बन पाएगा? बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। अब इससे नहीं कि झाड़ू से साफ करके दूसरी जगह हटा दिए, दूसरी जगह हटाएंगे वहां पर भी तो आखिर एक जगह जमा होगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो अभी तक हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत जगह कचरों का ढेर होंगे। अभी अगर हमारे पास डिकम्पोजर है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किल करता है बैक्टीरिया, जो कि किल करता है इन्वायरमेंट को, फिर भी हमारे आसपास बहुत सारे कचरे पड़े हुए। तो सोचिए अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करते, फिर हमारे चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला रहता। अगर कोई इंसान मर जाता है, अगर कोई एनिमल मर जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? दफना देते हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब कि जो हमने उस इंसान को दफनाया था वो इंसान कहीं गायब ही हो जाता है। गायब नहीं होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो उसी प्लांट्स, उसी एनिमल्स के ऊपर या उसी ह्यूमन के ऊपर, उसी आदमी के ऊपर ग्रो करते हैं और उसी को खाते हैं। किसको खाते हैं? उसी आदमी को खाते हैं और फिर वही मर भी जाते हैं, मतलब उसी पर ग्रो किए, उसी का खाना खाए और उसी पर मर गए। तो ये सब क्या करता है? ये सब डिकम्पोजर का काम करता है। किसका? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देना। डिकम्पोज का मतलब किसी भी चीज को सड़ा गला करके उसे कम कर देना। अगर कोई इंसान इतना बड़ा रहता है, वो अगर मरता है तो उसका इतना ही पार्ट नहीं बच पाता, सब कुछ को खत्म कर देता है डिकम्पोजर। उसे बिल्कुल साफ कर देता है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है, जिससे बैड स्मेल नहीं आती है। फर्स्ट टाइम कुछ समय आती है, बट जब उसे पूरा डिकम्पोज कर देती है तो स्मेल भी खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आज का टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड, हमारे लिए दोस्त क्यों है, वो हमारे किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। इस सारे टॉपिक के बारे में आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन क्यों है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से मारते, हमें ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करता है, सबके लिए हार्मफुल होता है। इसी टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।